वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताऊंगा। ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो है। ऐसा वीडियो जीवन को आगे बढ़ाने में उपयोगी भूमिका निभाता है। इसके अलावा मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। उम्मीद है कि आपको भी पसंद है। यहाँ मेरा भाषण समाप्त होता है और ऑडियो कहानी शुरू होती है। पिंपली राज्य में आज राजा भीमदेव ने अपने दरबार में एक वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें पूरे भारतवर्ष के विद्यालयों के सबसे उत्कृष्ट विद्यार्थी भाग ले रहे थे। भाग ले रहे सभी छात्रों के लिए दान दक्षिणा थी और जीतने वाले उम्मीदवार के लिए थी राजा के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की कुर्सी। इस सम्मेलन में तक्षशिला का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वहां के सबसे होनहार छात्र चाणक्य। दरबार में राजा के महामंत्री कृष्ण स्वामी सभी प्रतिभागियों से एक एक कर देश के समाज के हित के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन अब तक एक भी प्रतिभागी ऐसा नहीं मिला था जो उनके प्रश्नों का संतुष्टिजनक उत्तर दे सके। और अब बारी आई चाणक्य की। उन्होंने राजा और पूरे मंत्रिमंडल को नमन कर अपना परिचय दिया। उसके बाद वो अपनी शिखा की गांठ को कसते हुए आ खड़े हुए राजा के सामने प्रश्नों के उत्तर देने। उनके चेहरे पर एक शालीनता का भाव था। महामंत्री ने चाणक्य से अपना पहला प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा शत्रु कौन? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अहंकार। अहंकार से बड़ा और कोई शत्रु नहीं। वहां बैठे मंत्रीगणों ने चाणक्य की प्रशंसा की। कृष्ण स्वामी ने अगला प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा धन क्या है? चाणक्य बोले, विद्या। विद्या ही सबसे बड़ा और अनमोल धन है। उत्तर सुन प्रतिभागियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, लेकिन राजा भीमदेव ने उस उत्तर में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनके लिए एक राजा के राजकोष का धन ही सबसे बड़ा धन था। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महामंत्री ने तीसरा प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा वीर कौन? चाणक्य का उत्तर था, दानवीर। चाणक्य का यह उत्तर राजा भीमदेव को चुभ गया। उन्हें लगा मानो चाणक्य उनकी संपन्नता, उनकी वीरता का उपहास कर रहा हो। उन्होंने अपने क्रोध को काबू में करने के लिए राज सिंहासन को कस के पकड़ लिया। चाणक्य राजा की भावनाएं भांप गए, लेकिन बगैर किसी चिंता के भाव को उजागर किए खड़े रहे। वहां बैठे प्रतिभागी और मंत्रिमंडल ने जब राजा को देखा तो वो सहम गए। महामंत्री अगला प्रश्न पूछने ही वाले थे कि राजा भीमदेव ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। राजा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, इस ब्राह्मण छात्र से अगला प्रश्न हम पूछेंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि अब चाणक्य की खैर नहीं, पर चाणक्य शांत मुद्रा में खड़े रहे। तभी राजा ने कठोर स्वर में पूछा, शास्त्र बड़े या राजा? चाणक्य ने विनम्रता के साथ कहा, महाराज की जय हो। शास्त्र ही साम्राज्य की नींव रखते हैं और साम्राज्य राजा की, इसलिए सबसे पहले शास्त्र। यह सुन राजा भीमदेव से रहा नहीं गया और वो अपनी राजगद्दी से उठ भरे दरबार में चिल्लाते हुए बोले, शास्त्र नहीं, एक राजा सबसे बड़ा होता है, मूर्ख। क्या सिखा रहा है तुम्हें तक्षशिला? इतना भी नहीं पता कि अगर राजा नहीं होता तो प्रजा नहीं होती, और बिना प्रजा के तुम्हारे इन शास्त्रों का कोई मोल नहीं है। राजा जितने क्रोध में थे, चाणक्य ने उतने ही शांत स्वर में कहा, क्षमा कीजिएगा महाराज, लेकिन आप सिर्फ जनता के हैं। जनता है इसलिए आप हैं। यह सुन भीमदेव की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उन्होंने तलवार के मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, अब तो जैसा साधारण छात्र मुझे बताएगा कि मेरा अस्तित्व सिर्फ प्रजा की वजह से है? अपनी सीमाएं मत भूल। तो खुद एक भिखारी है जो यहां दान लेने आया है। चाणक्य को यह बात चुभ गई। राजा ने सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि तक्षशिला का भी अपमान किया था। उन्होंने राजा की ओर देख हाथ जोड़े और उनकी आंखों में आंखें डाल कहा, महाराज, शिक्षा को पूजने वाला छात्र साधारण नहीं होता। वो एक दिन शिक्षक बन निर्माण करता है इस समाज का। वो अगर किसी को बना सकता है तो मिटा भी सकता है।
और रही बात दान की, तो मैं तक्षशिला से यहां दान लेने नहीं आया था महाराज। मुझे लगा यहां ज्ञान की पूजा होती है, पर मैं गलत था। जहां शास्त्रों का मान नहीं किया जाता, वहां मैं एक क्षण नहीं रुकना चाहता। ऐसा कहते हुए उन्होंने राजा को प्रणाम किया और दरबार से बाहर जाने लगे। उन्हें जाता देख राजा ने अपनी तलवार खींच ली और कहा, तुझे जाने की आज्ञा किसने दी? चाणक्य के कदम वहीं रुक गए और उन्होंने पलटकर अपना शीश झुकाते हुए कहा, क्षमा महाराज, अगर मैंने आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई हो। ये एक सम्मेलन है और मैंने बस अपने विचार व्यक्त किए। पूरे दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। राजा भीमदेव का क्रोध 7वें आसमान पर था। वो तलवार उठा जैसे ही चाणक्य की ओर बढ़े तो महामंत्री कृष्ण स्वामी हाथ जोड़ उन्हें रोकते हुए बोले, महाराज क्षमा कर दीजिए इस नादान बालक को। इसे यह पता नहीं है कि ये कहां खड़ा है और क्या कह रहा है। आप दयावान हैं, ब्राह्मणों का आदर करना जानते हैं। आप क्यों एक ब्रह्म हत्या का पाप अपने सर पर ले रहे हैं? इसे क्षमा दान दीजिए महाराज। चाणक्य ने भी राजा और वहां उपस्थित सभी लोगों को नमन किया और राज दरबार छोड़ जाने लगे। उन्होंने जैसे ही मुख्य द्वार की ओर अपने कदम बढ़ाए, महामंत्री ने पीछे से व्यंग करते हुए कहा, एक बात और गांठ बांध लो। अगर यही आचरण रहा तो जिस शिखा का दंभ भर रहे हो, एक दिन ना तो वो रहेगी और ना ही उस शिखा को धारण करने वाला शीश। चाणक्य ने इस अपमान का घूंट स्वाभिमान के साथ पिया और लौट आए तक्षशिला। इस बात को कुछ साल बीत गए। भीमदेव के दरबार से निकाला गया तक्षशिला का यह छात्र आज उसी शिक्षा के मंदिर में आचार्य चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध था। आज चाणक्य अपने शिष्यों को राजनीति के बारे में पढ़ा रहे थे कि तभी एक विद्यार्थी ने साहस जुटाते हुए उनसे पूछा, आचार्य, आपको उस दिन राजा भीमदेव से डर नहीं लगा? उनके हाथ में तलवार, दरबार में सैनिक थे, लेकिन आप तो निहत्थे थे। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, निहत्था कहां था ना मेरे पास मेरा सबसे बड़ा शस्त्र। यह सुन वहां बैठे शिष्य एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चाणक्य ने उनकी विडंबना भांप ली। बोले, बुद्धि, यही मेरा शस्त्र था और है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि, चातुर्य और विवेक से किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है, फिर चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो। यह सुन छात्रों को यकीन हो गया कि उनके आचार्य कोई साधारण आचार्य नहीं है। चाणक्य अगला पाठ शुरू करते कि तभी उन्हें तुरंत पुस्तकालय में पहुंचने का संदेश मिला। पुस्तकालय पहुंच चाणक्य को वहां आए एक संदेशवाहक से पता चला कि गांधार के राजा आंबी ने बिना लड़े ही मैसेडोनिया के सम्राट सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और अब सिकंदर की नजर संपूर्ण भारत पर है। खबर सुन चाणक्य चकित रह गए और कुछ सोचते हुए वहां उपस्थित आचार्यों से बोले, इसका मतलब तो यह हुआ कि सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है। हमें भारत को बचाना होगा और यह तभी संभव है जब भारत अखंड बने। मुझे शीघ्र यह बात मगध के महाराज धनानंद तक पहुंचानी होगी। चाणक्य की बात सुनकर आचार्य मेघनाथ हंसते हुए बोले, आप जानते हैं ना धनानंद कैसा राजा है और भला वो आपकी बात क्यों मानेगा? यह सुनकर चाणक्य ने जवाब दिया, मैं खुद जाऊंगा मगध और अखंड भारत का प्रस्ताव उनके सामने रखूंगा। मुझे विश्वास है कि वो भी भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाना चाहेंगे। मेघनाथ बोले, धनानंद सुनेगा और वो भी आपका प्रस्ताव? भीमदेव के दरबार से बचकर निकल आए, अपने को भाग्यशाली समझिए। धनानंद के दरबार गए तो मान और जान दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। मेरा सुझाव मानिए और केवल अपना काम कीजिए, बच्चों को शिक्षा देने का काम। भलाई इसी में है। यह सुन के चाणक्य हैरानी से बोले, आचार्य, मैं एक ब्राह्मण हूं,
और ब्राह्मण का कर्तव्य होता है लोगों को सही दिशा दिखाना। अगर राजा धनानंद अपनी दिशा से भटकेंगे तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें सही रास्ता सुझाऊं, नहीं तो सर्वनाश के सिवा कुछ नहीं होगा यहां। आप अपना कर्तव्य भूल गए हो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे आज ही मगध के लिए निकलना होगा। चाणक्य को जाता देख मेघनाथ ने ताना कसते हुए कहा, आचार्य, मुझे लगता है यह हमारी आखिरी भेंट है। आप मगध से वापस आएंगे भी या नहीं, इसमें संदेह है। क्यों ना आखिरी बार हम भोजन साथ में करें। चाणक्य उनका प्रस्ताव ठुकरा कर आगे बढ़ गए। उनके जाते ही मेघनाथ मनी मन बोले, इस बार तो ये नहीं लौटने वाला। चाणक्य तक्षशिला से मगध के लिए निकल पड़े और 5 दिन का लंबा सफर तय कर पहुंच गए मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। उन्हें नगर में कदम रखे कुछ ही क्षण हुए थे कि पाटलिपुत्र की जनता पर हो रहे अत्याचार की सच्चाई उनके सामने थी। नगर के चौराहे पर कुछ सैनिक फांसी के फंदे से लटक रहे मृत शवों को नीचे उतार रहे थे। यह देख चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी कि उन्हें सामूहिक मृत्युदंड दिया गया है। शवों को देख के उनके परिजन जोर जोर से रो रहे थे। तभी एक महिला की आवाज उनके कानों पर पड़ी, जो अपने बेटे के मृत शरीर से लिपट वहां खड़े सैनिक से रोते रोते बोली, और कितने दिन हमें ऐसे ही अपनों को खोना पड़ेगा, और कितनों को मारोगे तुम लोग? अगर कर नहीं दिया तो क्या पूरी प्रजा को मार दोगे? कहां से लाए हम इतना धन? उस औरत की बात सुन उस सैनिक ने गुस्से में उसे धक्का मारते हुए कहा, बुढ़िया, अगर ज्यादा आवाज करेगी तो तुझे भी लटका दूंगा इसी फंदे पे। चल चुपचाप निकल जाए यहां से। ऐसा कहकर उस सैनिक ने उसके बेटे के शव को उठाकर बैलगाड़ी में लाद दिया और वहां से निकल पड़ा। चाणक्य से यह देखा नहीं गया। वो दौड़ते हुए उस औरत के पास पहुंचे और उसे सहारा देते हुए बोले, मां जी संभल कर। ऐसा कहकर उन्होंने उस रोती हुई बूढ़ी महिला को एक पेड़ के नीचे बिठाया और बोले, मां, मैं आपका दुख तो कम नहीं कर सकता और ना ही मैं आपका पुत्र आपको लौटा सकता हूं, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि शीघ्र ही इन परेशानियों का हल खोज लूंगा। मैं राजा धनानंद के दरबार जा रहा हूं और वचन देता हूं कि प्रजा के दुख से उन्हें अवगत कराऊंगा। ये राज्य ऐसे नहीं चल सकता। उन्हें इस समस्या का समाधान करना ही होगा। चाणक्य की बात सुन उस औरत ने आंखों में आंसू लिए ममता भरी नजरों से उनकी ओर देखा और बोली, आज पहली बार तुझे देख ऐसा लग रहा है कि मगध का हृदय अभी भी धड़क रहा है। तूने इतना ही कह दिया, मेरे लिए बहुत है पुत्र, लेकिन वचन मत दे। तेरे अंदर करुणा होगी, लेकिन जिसके पास तू जा रहा है उसका लहू पानी बन चुका है। अनुभव से कह रही हूं ये बात। मेरे पास देने के लिए कुछ है तो बस आशीर्वाद है। चाणक्य ने उनके पांव छुए और कहा, मुझे आपसे बस यही चाहिए था मां, आशीर्वाद दें। उस औरत ने उनके सिर पर हाथ फेरा और चाणक्य दृढ़ संकल्प लिए चल दिए राजमहल की ओर। चाणक्य जब महल पहुंचे तो द्वार पे खड़े द्वारपाल ने उन्हें रोककर पूछा, आप कौन हैं? चाणक्य ने उस द्वारपाल की ओर देखते हुए कहा, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूं। एक अति आवश्यक कार्य के लिए मेरा राजा धनानंद से मिलना जरूरी है। यह सुन द्वारपाल ने उनसे बड़ी विनम्रता से कहा, अभी महाराज व्यस्त हैं, आप यहीं प्रतीक्षा करिए, मैं महाराज को संदेश भिजवाता हूं। यह सुन चाणक्य वहीं पास में एक स्थान देखकर बैठ गए और राजा के संदेश मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें प्रतीक्षा करते करते शाम हो गई। वो जब भी द्वारपाल से राजा के बारे में पूछते तो उसका एक ही जवाब होता कि अभी राजा व्यस्त है। चाणक्य को समझ में आ गया कि अब सीधे हाथ से घी नहीं निकलने वाला।
उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। थोड़ी देर बाद उनकी नजर कुछ रसोइयों पर पड़ी जो कि महल के पीछे वाले रास्ते से अंदर जा रहे थे। चाणक्य को उनका मौका मिल गया था। उन्होंने अपना भेष बदला और उन रसोइयों की टोली में शामिल हो महल के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन राज दरबार तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंदर एक द्वार पे खड़े कुछ सैनिकों ने सबसे आगे चल रहे रसोइयों को रोककर पूछा, कितने लोग हैं आज? उसने जवाब दिया, आज भी 10 लोग हैं। यह सुन एक सैनिक ने गिनती शुरू कर दी कि तभी चाणक्य का दिमाग तेजी से चलना शुरू हुआ। उन्हें जल्दी उपाय ढूंढना था, नहीं तो वो पकड़े जाते। जिस तीव्रता से उनका दिमाग चल रहा था, उसी तेजी से उनकी नजरें भी घूम रही थी। इधर सैनिक की गिनती 6 तक पहुंच चुकी थी। तभी चाणक्य की नजर सामने रखे फूलदान पर पड़ी और उन्होंने चालाकी से उस फूलदान को गिरा दिया। ये देख कतार में खड़े रसोइये उस फूलदान को उठाने के लिए एक साथ झुंड में हो गए। सैनिक की गिनती बीच में रुक गई और इसी मौके का फायदा उठा चाणक्य ने वहां से अपना रास्ता बदल लिया और निकल गए राज दरबार की खोज में। वो एक जगह रुक वापस अपने भेष में आए और कुछ ही देर में वो राज दरबार के अंदर थे। लेकिन ये क्या, राज दरबार में कोई राजसभा नहीं, बल्कि बाहर से आई सुंदरियों का नृत्य चल रहा था। धनानंद नशे में चूर सुंदरियों के नृत्य का आनंद ले रहा था। अचानक उसकी नजर मैली धोती पहने ब्राह्मण पर पड़ी और वो गुस्से में बोला, कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? नृत्य वहीं रुक गया। चाणक्य ने अपने हाथ जोड़ बड़े ही शांत भाव से कहा, प्रणाम महाराज, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूं। धनानंद को चाणक्य का यूं आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने अपना गुस्सा शांत करते हुए थोड़ा नरम भाव से कहा, प्रणाम आचार्य, पर ऐसी क्या वजह थी जो आप बिना बताए अंदर आ गए? चाणक्य बोले, मैंने द्वारपाल को संदेश दिया था। लेकिन तभी उनकी बात को काटते हुए धनानंद ने कहा, तो अगर द्वारपाल ना बोलेगा तो आप ऐसे बिना बताए चोरों की तरह चले आएंगे अंदर? कहां गई आपकी शिक्षा? चाणक्य गंभीर भाव से बोले, इस अपराध के लिए क्षमा महाराज, लेकिन मेरा आपसे मिलना अत्यंत आवश्यक था। धनानंद ने अपने आसन पर ही बैठते हुए कहा, ऐसी भी क्या बात करनी है आपको जो आप थोड़ी प्रतीक्षा भी नहीं कर सके? हम भी तो जरूरी काम कर रहे हैं। आपका भाग्य अच्छा है कि हम ब्राह्मणों को नहीं मारते, वरना अब तक ये शीश धरती पर होता। ये कहते हुए राजा धनानंद ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब जब आपने इतना साहस दिखाई दिया है तो बताइए, क्या बात करनी है आपको? चाणक्य चिंतित भाव से बोले, गांधार के राजा आंबी ने मैसेडोनिया के सम्राट सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है। उसको रोकने के लिए हमें अखंड भारत का निर्माण करना होगा और मैं इसी विषय पर चर्चा करने आया हूं महाराज। तभी धनानंद ने चाणक्य को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा, आपको चर्चा करनी है ना, तो यहां पास में आकर कीजिए चर्चा। चाणक्य असमंजस में थे, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन कर पहुंच गए उनके पास। चाणक्य के पास आते ही धनानंद ने कहा, अपने घुटनों पे बैठ जाइए। चाणक्य ने इस अपमान को सह लिया, क्योंकि उस समय उनके मन में सिर्फ और सिर्फ प्रजा और देश की चिंता थी। वो अपना स्वाभिमान त्याग वहीं घुटनों के बल बैठ गए। वो बैठे ही थे कि धनानंद ने उनकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, ये है तेरी औकात। अब तू मुझे सिखाएगा कि राज्य कैसे चलाना है, कैसे सुरक्षा करनी है। अब तू बताएगा मुझे कि अपने राज्य का विस्तार कैसे करना है। तो कौड़ी का शिक्षक है तू, चुपचाप अपना काम कर। युद्ध के बारे में सोचना और लड़ने का काम हमारा है, समझा? ये सुनते ही चाणक्य बोले, क्षमा महाराज, मेरी शिक्षा ने मुझे यही सीख दी थी कि ये राज्य जितना आपका है उतना ही हम सबका। मैं तो अपना कर्तव्य समझ आपसे मदद मांगने आया था। केवल आप ही हैं जो सिकंदर को रोकने का सामर्थ्य रखते हैं।
धनानंद गुस्से में खड़ा होकर गरजा, हमें अपने सामर्थ्य का ज्ञान है और जब सिकंदर मगध पर आक्रमण की सोचेगा तो हम उससे निपट लेंगे। सीमा सुरक्षा राजा का नहीं, सैनिक का कार्य है। अब इससे पहले कि हम भूल जाएं कि तुम एक ब्राह्मण हो, जिस गति से आए थे उसी गति से बाहर निकल जाओ। चाणक्य ये अपमान सह नहीं पाए और धनानंद की आंखों में आंखें डालकर बोले, निकल जाऊंगा महाराज, परंतु अगर आप अपना कर्तव्य निभा रहे होते तो एक ब्राह्मण को तक्षशिला से चलकर यहां आना ही नहीं पड़ता। राजा का कर्तव्य दुर्बलों की रक्षा करना है, ना कि उन पर अत्याचार करना। और मगध की दशा देख मुझे इतना आभास तो हो गया है कि हम शीघ्र ही संपूर्ण भारत सिकंदर को भेंट स्वरूप दे बैठेंगे। यह सुनते ही धनानंद का पारा आसमान चढ़ गया और उसने चाणक्य को जोर से लात मार के नीचे गिरा दिया और सैनिकों को आवाज लगाते हुए कहा, ब्राह्मणों का मान सम्मान इस चोटी में होता है ना? इस दरिद्र ब्राह्मण को इसकी चोटी से खींचते हुए बाहर ले जाओ। सैनिकों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और चाणक्य को चोटी से खींचते हुए द्वार की तरफ ले जाने लगे। द्वार तक पहुंचने से पहले ही चाणक्य ने उन सबको एक जोर का धक्का दिया, जिससे वो सैनिक लड़खड़ा कर गिर गए। अब चाणक्य ने अपनी शिखा खोलनी शुरू की और गुस्से में उबलते हुए धनानंद की तरफ बढ़ते हुए गर्जना की, धनानंद, मुझसे भूल हो गई कि मैं तो जैसे पापी से ये उम्मीद लगा बैठा कि तू बचाएगा इस देश को। एक शिक्षक का, एक ब्राह्मण की शिखा का अपमान किया है तूने। तो इस शिखा की सौगंध मैं, चणक पुत्र चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, आज ये प्रण लेता हूं कि जब तक तेरा और तेरे इस नंद वंश का सर्वनाश कर मगध की राजगद्दी पे एक योग्य राजा ना बिठा दूं, मैं ये शिखा नहीं बांधूंगा। ये बोल चाणक्य वहां से तेजी से निकल गए। धनानंद उनकी बात सुन गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अगर यह ब्राह्मण फिर से इस राज्य के आसपास भी दिखा तो इसका सर कलम करके बीच बाजार में लटका देना। धनानंद से मिले अपमान के बाद चाणक्य ने उसे दिन मगध छोड़ दिया और अब उनके जीवन का लक्ष्य था एक अच्छे राजा का चुनाव करना, जो दयालु हो, पराक्रमी हो, जो प्रजा के हित के बारे में सोचे और एक अखंड भारत का निर्माण करे। तक्षशिला की तरफ बढ़ते हुए जब वो जंगल से होकर जाने वाले मार्ग पर चल रहे थे तो उनकी नजर उसी मार्ग पर आगे चल रहे एक 14 साल के बच्चे पर गई। वो बच्चा अकेला था। वो दिखने में पतला था लेकिन उसका शरीर फुर्तीला था। उस बच्चे ने एक मैली सी धोती पहनी थी। उसकी कमर में एक गुलेल लटकी थी। वो बच्चा शिकार पर निकले किसी चीते की तरह घात लगाए धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। उसे देख चाणक्य को उत्सुकता हुई और उन्होंने मनी मन कहा, ये बच्चा सुनसान जंगल में क्या कर रहा है? अब चाणक्य भी धीमे पांव उस बच्चे के पीछे पीछे चलने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वो लड़का 2 लोगों का पीछा कर रहा है। कुछ दूर पीछे चलने के बाद चाणक्य ने देखा कि वो बालक जिन 2 लोगों का पीछा कर रहा है वो भी एक अकेले चल रहे यात्री का पीछा कर रहे हैं। ये देख चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी कि वो दोनों लोग लुटेरे थे और अपने आगे चल रहे यात्री को लूटने की मंशा से उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन तभी वो बच्चा हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। ये देख चाणक्य अचंभित हुए और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उन लुटेरों ने अपनी कमर से कटार निकालते हुए उस आदमी पे हमला कर दिया। चाणक्य उन लुटेरों को रोकने के लिए आगे बढ़े थे कि तभी उन लुटेरों पे किसी ने गुलेल से हमला किया और वो तुरंत ही जमीन पे गिरकर मूर्छित हो गए। हैरान हो चाणक्य ने जब नजर दौड़ाई तो सामने पेड़ पे बैठा वो बालक दिखा। उसके हाथ में गुलेल दिखी। छलांग मारकर वो बालक पेड़ से नीचे उतरा और उस यात्री के पास पहुंचकर बोला, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं आई? वो आदमी अपने सामने खड़े इतने छोटे बच्चे की बहादुरी देख अचंभित था। उसने उस बच्चे का धन्यवाद करते हुए कहा, तुमने मुझे सही समय पर इनसे बचा लिया, नहीं तो आज मेरी जान ही चली जाती। उसकी बात सुन वो बच्चा बोला, अरे नहीं, वो आपको जान से नहीं मारते, वो तो बस लूटपाट करके चले जाते।
लेकिन अब आप सुरक्षित हैं, आप जा सकते हैं। उस यात्री ने अपना सामान समेटा और आगे बढ़ गया। चाणक्य वहीं खड़े हो सब देख और सुन रहे थे, और फिर उनकी नजर उन लुटेरों पे गई जो अभी भी जमीन पर मूर्छित पड़े थे। बच्चे की नजर जब चाणक्य से मिली तो उसने उनके चेहरे के भाव को पढ़ते हुए तुरंत कहा, आप चिंता मत कीजिए, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। थोड़े समय बाद ये उठ जाएंगे, पर तब तक वो यात्री दूर पहुंच चुका होगा। ये बोलकर वो बच्चा जाने लगा तो चाणक्य ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि इन्हें कुछ नहीं हुआ? बच्चा बोला, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसी जगह मारा है जिससे वो सिर्फ मूर्छित हुए हैं, उनको कहीं चोट नहीं लगी है। उसने फिर उन लुटेरों की तरफ देखते हुए कहा, ये लोग भी विवश हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि चोरी करें। मेरे लिए वो यात्री और ये दोनों समान हैं। चाणक्य उस छोटे से बच्चे की बात सुन के मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, क्या नाम है तुम्हारा? बच्चे ने उत्तर दिया, चंद्रगुप्त। चाणक्य ने बच्चे के सिर पे हाथ रखा और मन ही मन बोले, मगध का भविष्य दिख रहा है मुझे। एक राजा में दया और वीरता का संतुलन होना चाहिए। मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुसार पहचानने की नजर होनी चाहिए, तभी वो न्याय कर सकने में सक्षम होता है। धनानंद, तू राजा का कर्तव्य ही नहीं भूला, बल्कि अपने अहंकार में मगध की मिट्टी को भी कलंकित कर चुका है। लेकिन आज और अभी से इस कलंक को मिटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब समय नहीं है तेरे पास धनानंद। बहुत जल्द तेरा लहू सिंचित करेगा मगध की पावन भूमि को। मेरी खोज आज पूरी हो गई है। मिल गया है मुझे मगध सम्राट। मगध की राजगद्दी पर अब चंद्रगुप्त बैठेगा और उसे इस राजगद्दी तक पहुंचाऊंगा मैं। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी थी। धनानंद के द्वारा मिले अपमान का बदला चाणक्य को अब इस बालक में दिख रहा था, जिसके चेहरे का तेज उसके भावी राजा बनने की गवाही दे रहा था। इससे पहले कि चाणक्य उस बच्चे से उसके परिवार, उसके कुल के बारे में पूछते, उस बच्चे ने हाथ जोड़ते हुए उनसे कहा, क्षमा करें, मुझे जाना होगा। समय पर लकड़ियां लेकर नहीं पहुंचा तो दंड निश्चित है। चाणक्य ये सुन थोड़ा चकित रह गए और उन्होंने उस बच्चे से सवाल किया, कौन देगा तुम्हें दंड? किस गुरुकुल से हो? गुरु कौन है तुम्हारा? चंद्रगुप्त ने उनकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, गुरु नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं तो गुलाम हूं, अपने मालिक के वहां मजदूरी करता हूं। चंद्रगुप्त का जवाब सुन चाणक्य के हृदय में उसके प्रति सम्मान मानो और बढ़ गया। उस बच्चे ने जो साहस और दयालुता का परिचय दिया था, वो किसी श्रेष्ठ गुरु की शिक्षा नहीं, बल्कि गुलामी में अपना जीवन बिताने के बावजूद उसके अपने आदर्श, अपने सिद्धांत थे। छोटे चंद्रगुप्त ने हाथ जोड़ते हुए अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जाने लगा। चाणक्य ने उससे पूछा, कौन है तुम्हारा मालिक? मैं उससे मिलना चाहता हूं। मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ तक्षशिला चलकर अपनी शिक्षा पूरी करो। उस बच्चे ने पास ही रखे अपने से 2 गुने वजन के लकड़ी के कट्टर को उठाते हुए मुस्कुराकर कहा, आप तक्षशिला के आचार्य हैं? मैं भी पढ़ना चाहता था, लेकिन शायद वो मेरे भाग्य में नहीं है। आप मेरे मालिक मन्नादेव से मिल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपकी कोशिश बेकार जाएगी। ये सुन चाणक्य ने उत्सुकता से सवाल किया, क्यों? बेकार क्यों जाएगी? चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, क्योंकि मन्नादेव अपने गुलामों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। फिर भी अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। चाणक्य उस बच्चे की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, चलो देखते हैं, आज तुम्हारे मालिक की जीत होगी या मेरी। ऐसा कहकर वो चंद्रगुप्त के पीछे पीछे
उसके गांव की तरफ चल दिए। कुछ ही समय में दोनों जंगल के किनारे पे बसे छोटे से गांव में जा पहुंचे। गांव के किनारे पे मन्ना का एक बड़ा सा घर था। पूरे गांव में अलग से दिख रहे एक संपन्न घर को देख चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी कि ये मन्ना का ही घर था। उसके पास चंद्रगुप्त जैसे सैकड़ों गुलाम थे, जिनसे वो अपने काम तो करवाता ही था और सही दाम मिलने पर उन्हें बेच भी देता था। आज के दिन भी मन्ना के गुलामों की बोली लग रही थी। काफी मोल भाव के बाद एक व्यापारी मन्ना के 10 गुलाम लेकर वहां से निकल गया। ये नजारा देख चाणक्य को समझ तो आ गया कि मन्ना इतनी आसानी से चंद्रगुप्त को उन्हें नहीं सौंपने वाला। धनराशि गिनते हुए मन्ना की नजर जैसे ही चंद्रगुप्त पर पड़ी तो उसके चेहरे की खुशी को क्रोध में बदलते हुए देर नहीं लगी। वो जोर से चिल्लाया, पूरा दिन निकाल दिया जंगल में और वो भी इतनी सी लकड़ियों के लिए। कल तक इसकी 5 गुना लकड़ियां लाएगा तभी भोजन को हाथ लगाना। मन्ना की बर्बरता राजा धनानंद से कम नहीं थी। वो उतना ही क्रूर और निर्दयी था जितना कि धनानंद। चाणक्य तुरंत उसके पास गए और उसको नमस्कार करते हुए बोले, इस बच्चे का कोई दोष नहीं है, इसको क्यों सजा दे रहे हो? इसने तो मेरी जान बचाई है। मन्ना ने उपहास करते हुए कहा, आपकी जान तो बच गई, लेकिन मेरा तो नुकसान हो गया ना। चुका दीजिए मेरे नुकसान का मूल्य, मैं इसको भोजन दे दूंगा। चाणक्य ने विनती करते हुए कहा, मान्यवर, मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य चाणक्य हूं। मेरी विनती है कि अगर आप इस बालक को मुझे शिक्षा देने के लिए मेरे पास सौंप दें तो एक दिन आपको आपका मूल्य का 100 गुना अवश्य मिल जाएगा। चाणक्य की बात सुन मन्ना जोरों से हंसा और बोला, व्यापारी हूं मैं, मुझे सपने ना ही दिखाएं तो बेहतर होगा। जिस दिन उचित धनराशि लेकर आ जाएंगे, ये क्या, इससे बेहतर गुलाम दे दूंगा। और आखिर क्या देखा आपको इस नकारे में? मन्ना की बात सुनकर चाणक्य बोले, मगध का भविष्य एक शिक्षक की नजरों से देखेंगे तो मगध का सम्राट। पर आप तो व्यापारी हैं और आपको इसमें बस एक गुलाम ही दिखेगा। चाणक्य को सुन मन्ना और वहां खड़े गुलाम जोरों से हंसने लगे। मन्ना ने चंद्रगुप्त को उसके बालों से पकड़ा और धक्का देते हुए कहा, ये और राजा, इसे राजा बनाओगे? दिन में चलते फिरते अच्छे सपने देख लेते हैं आप। चाणक्य से यह देखा नहीं गया और वो चंद्रगुप्त को जमीन से उठाते हुए गुस्से में बोले, सपने देखने का अधिकार उन्हीं को होता है जो उसे पूरा करना जानते हो, और ये मैं अभी सिद्ध कर सकता हूं। मन्ना ने कुटिल मुस्कान के साथ चाणक्य को देखा और कहा, कैसे करेंगे सिद्ध? चाणक्य ने उत्तर दिया, लड़ा लीजिए इस बालक को अपने किसी भी योद्धा से। ये विजयी हुआ तो मेरा शिष्य बनेगा, और अगर हार गया तो मैं भी आपका गुलाम बन जाऊंगा। यह सुन मन्ना ने अट्टाहस किया और अपने सबसे ताकतवर गुलाम को चाणक्य के सामने खड़ा कर कर कहा, हरा दीजिए मेरे गुलाम माया देव को बगैर किसी हथियार के, और ले जाइए अपने भावी सम्राट को। मन्ना का इशारा मिलते ही मायादेव चंद्रगुप्त के सामने आ खड़ा हुआ। मायादेव की विशाल कद काठी को देख चंद्रगुप्त घबरा गया। युद्ध शुरू होने से पहले चाणक्य चंद्रगुप्त के पास गए और उसके डर को कम करने के लिए उसके कान में कुछ कहा, और अगले ही पल चंद्रगुप्त और माया अखाड़े में एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। मायादेव ने पहला वार किया, लेकिन चंद्रगुप्त फुर्ती दिखाते हुए उसके प्रहार से बच किनारे की तरफ निकल गया। तभी वहां खड़े गुलाम ने चंद्रगुप्त को पकड़ वापस माया के सामने ढकेल दिया। माया ने फिर से उस पर वार किया, लेकिन चंद्रगुप्त एक बार फिर अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसके प्रहार से बाल बाल बचा, और इस बार मौका मिलते ही उसने पूरी ताकत से मायादेव के घुटनों पे प्रहार किया। माया को एक पल के लिए झटका लगा। इससे पहले कि वो संभलता, चंद्रगुप्त ने उसी घुटने पे जोरदार दूसरा प्रहार किया। अब मायादेव का भारी भरकम वजन ही उसका दुश्मन बनने लगा। घुटने की चोट के चलते उसको चलने में दिक्कत होने लगी।
चंद्रगुप्त अपना तीसरा प्रहार करता कि अचानक उसका ध्यान भटका और पलक झपकते ही वो माया के चंगुल में आ गया। मायादेव ने उसे हवा में घुमाया और एक तरफ किसी पत्थर की तरह फेंक दिया। वो जमीन पे जा गिरा। उस एक पल का भटकना चंद्रगुप्त को महंगा पड़ गया। चाणक्य ये देख थोड़ा निराश हो गए। मायादेव का वार देख मन्ना और वहां उपस्थित सभी गुलामों ने उत्साहित होकर हो हल्ला करना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त ने अपने को संभाला और उससे पहले कि मायादेव अगला वार करता, उसने उस शोर में दबी हुई दूर से आ रही एक चीख सुनी और तुरंत वहां से तेजी से भाग निकला। उसे भागता देख मन्ना चिल्लाया, अरे वो देखो आचार्य, भाग गया आपका राजा। अब हाथों में कमंडल नहीं, बेड़िया पहनने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। चाणक्य को भी यह देख अचंभा हुआ, लेकिन उन्हें पता था कि चंद्रगुप्त डर से नहीं बल्कि किसी और कारण से वहां से भागा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक आदमी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचा और मन्ना की तरफ देखते हुए बोला, आपकी पत्नी को वहां गौशाला में उस आदमखोर तेंदुए ने घेर लिया है। उनके प्राण संकट में हैं, जल्दी चलिए। यह सुनते ही मन्ना सन्न रह गया। चाणक्य को समझ में आ गया कि चंद्रगुप्त ऐसे क्यों अचानक भाग गया। मन्ना वहां से तेजी से गौशाला की तरफ भागा और उसके पीछे चाणक्य और बाकी लोग भी। इधर चंद्रगुप्त हवा की तेजी से भागता हुआ गौशाला के निकट आ पहुंचा। बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। सभी चिल्ला रहे थे, कोई तो उसे बचाओ, अरे कोई तो अंदर जाओ। लेकिन गौशाला के अंदर जाने की हिम्मत किसी में ना थी। बिना समय गवाए चंद्रगुप्त गौशाला के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर गायों के झुंड में भी अफरा तफरी थी। वो इधर उधर भागती हुई जोर जोर से आवाजें लगा रही थी। पर उस आदमखोर तेंदुए को भला गाय से क्या मतलब? उसके मुंह पर तो मनुष्य के खून का स्वाद चढ़ चुका था। चंद्रगुप्त ने ध्यान दिया तो देखा कि मन्ना की पत्नी, जिसे वो माई बोलता था, गौशाला के पीछे के हिस्से से दबे पांव निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी हरकत पे तेंदुए की नजर पड़ चुकी है। चंद्रगुप्त ने यह भांप लिया कि अब उसकी माई की जान खतरे में पड़ने वाली है और उनको बचाने के लिए उसके पास ना के बराबर समय है। चंद्रगुप्त ने वहीं पड़े एक मजबूत लकड़ी के टुकड़े को बड़ी फुर्ती से बिना आवाज के अपने हाथ में उठा लिया। तेंदुआ जैसे ही माई की तरफ हमले के लिए बढ़ा, चंद्रगुप्त हवा में उछला और तेंदुए के सिर पे लकड़ी से जोर का वार किया। वार इतना घातक था कि तेंदुआ वहीं पे गिर गया और अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। माई, अब आप सुरक्षित हो, मैंने तेंदुए को मार दिया है। चंद्रगुप्त ने माई की तरफ देखते हुए कहा, जो इस हमले के डर से लड़खड़ाकर जमीन पे गिर गई थी। वो डर से कांप रही थी। चंद्रगुप्त ने उनके उठने में मदद की। उसी समय वहां पे मन्ना और उसके पीछे चाणक्य भी आ पहुंचे। मन्ना ने अपनी पत्नी के पास आकर चिंतित होते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूं। इसने मेरी जान बचा ली, नहीं तो जाने क्या हो जाता। ये बोलते वक्त मन्ना की पत्नी की आंखों में कृतज्ञता के भाव थे। मन्ना भी चंद्रगुप्त की बहादुरी देखकर हैरान था। मन्ना हैरान था कि जिसे उसने सबसे कमजोर बालक समझा था, आज उसने ऐसा कारनामा करके दिखाया जो बड़े से बड़े सूरमा भी ना कर पाए। एक आदमखोर तेंदुए को मौत के घाट उतारना आसान न था, लेकिन चंद्रगुप्त ने ऐसा करके अपनी वीरता का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया था। मायादेव चंद्रगुप्त की बहादुरी देख के खुश था और साथ में हैरान भी कि पहले उसने एक बलशाली योद्धा मायादेव को जोरदार प्रहारों से घायल किया और अभी एक तेंदुए को मारकर उसकी पत्नी की रक्षा की। चाणक्य मन्ना देव के करीब आते हुए बोले, शारीरिक बनावट किसी की वीरता का प्रमाण कभी नहीं होती। साहस जन्म लेता है भीतर से। जो इंसान साहसी है वो बड़े से बड़े योद्धाओं का सामना करके उनको हरा सकता है, क्योंकि साहस परिस्थिति के सामने खड़े रहने में मदद करता है। मन्ना देव अपनी पिछली बातों पे पछतावा महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्षमा करें आचार्य, लेकिन एक प्रश्न अभी भी मेरे मन में चल रहा है कि पहलवान मायादेव से लड़ने के पहले आपने इसको कान में क्या बोला था? मुस्कुराते हुए चाणक्य बोले,
युद्ध केवल ताकत से ही नहीं, बुद्धि से भी लड़ा जाता है। और जब इंसान के पास ताकत की कमी हो तो उसकी बुद्धि उसका शस्त्र बनती है। मैंने इसे बस एक युक्ति बताई थी कि जब इंसान का वजन अधिक हो और अगर उसके घुटनों पर वार किया जाए तो उसके शरीर का भार ही उसका दुश्मन बन जाता है और वो अचानक से कमजोर पड़ जाता है। मन्ना देव चाणक्य की प्रतिभा को समझ चुका था कि ये कोई साधारण आचार्य नहीं, बल्कि बहुत बुद्धिमान और अनुभवी आचार्य है। मन्ना की पत्नी भी आचार्य चाणक्य की बातों से प्रभावित दिखी और उसने मन्ना की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखा। मन्ना समझ गया कि वो आचार्य के बारे में जानना चाह रही है। ये तक्षशिला के आचार्य हैं और चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, उसे शिक्षा दीक्षा देना चाहते हैं। मन्ना की बात सुन उनकी पत्नी ने कटाक्ष किया, और आपने अपने गुलाम की आजादी की कीमत मांगी होगी। पर आचार्य ने ना सही, मेरी जान बचाकर चंद्रगुप्त ने अपनी आजादी की कीमत चुका दी है। इसे आप जाने दे, ये गुलामी के लिए नहीं, गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए बना है। चाणक्य ने कृतज्ञता भाव से मन्ना की पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मन्ना ने भी मनी मन इस बात को मंजूरी दे दी, क्योंकि उसे भी समझ आ रहा था कि कैसे चंद्रगुप्त ने अपनी जान पे खेल के उसकी पत्नी की जान बचाई थी। मन्ना देव, जिसके लिए अभी तक छोटा चंद्रगुप्त बस एक गुलाम था, आज उसके जाने पर भावुक हो गया। गुलामों को बेचना उसका व्यापार था, लेकिन आज न जाने क्यों करुणा ने उसके हृदय में जगह बना ली थी। चाणक्य भी ये देख द्रवित हो रहे थे। चंद्रगुप्त को जाता देख मन्ना देव की पत्नी की आंखें भर आई और उसने चंद्रगुप्त को अपने सीने से लगा लिया। एक गुलाम होने के बावजूद चंद्रगुप्त में मन्ना देव की पत्नी के प्रति करुणा और सम्मान का भाव था। दोनों पति पत्नी ने चंद्रगुप्त को ऐसे विदा किया मानो अपने पुत्र को विदा कर रहे हो। यह देख चाणक्य को अपनी पत्नी की याद आ गई। चंद्रगुप्त और चाणक्य उनसे विदा लेकर वहां से चल दिए। चाणक्य को अब तक्षशिला जाने से पहले अपनी पत्नी यशोधरा से मिलना था, जो कि कुछ समय से अपने मायके में थी। उनका मायका मगध की सीमा के समीप बसे एक छोटे से गांव में था। चाणक्य अब अपने ससुराल की तरफ चल दिए। रास्ते पे चलते हुए चाणक्य को यशोधरा की चिंता सता रही थी। उनके मन में अनेकों सवाल उठ रहे थे। अगर यशोधरा तक धनानंद के दरबार वाली खबर पहुंच गई होगी, फिर तो वो किस हाल में होगी। हो सकता है वो पाटलिपुत्र पहुंच चुकी हो। इसी उधेड़बुन में उलझे हुए वो जैसे ही अपने ससुराल पहुंचे तो उनकी चिंता को सत्य में बदलते देर नहीं लगी। यशोधरा खबर मिलते ही पाटलिपुत्र की तरफ निकल चुकी थी। यह सुन चाणक्य की चिंता और बढ़ गई। उनके लिए मगध वापस जाना तो खतरनाक था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक था यशोधरा का उनकी पत्नी के रूप में पकड़े जाना। चाणक्य के मन में बस एक ही विचार था कि मगध पहुंचकर एक बार अपनी पत्नी को सकुशल देख लें, तो फिर आगे का मार्ग तय करना उनके हाथ में था। इसलिए वो बिना कोई पुनर्विचार किए वापस मगध की तरफ चल दिए। यशोधरा को लेकर उनकी चिंता उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी। उनकी चिंता भांपते हुए चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या हुआ आचार्य, आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त की तरफ देख एक बनावटी मुस्कान के साथ बोले, चिंता मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ती, लेकिन हर चिंता का समाधान करते हुए आगे बढ़ना ही विकल्प है। यह सुन चंद्रगुप्त ने प्रश्न किया, तो आपकी चिंता का क्या समाधान है आचार्य। चाणक्य ने उत्तर देते हुए कहा, तक्षशिला जाने से पहले हमें एक बार मगध जाना है। मेरी धर्मपत्नी अभी वहीं गई है और मेरा उनसे मिलना आवश्यक है, लेकिन एक समस्या है। अगर मगध के सैनिकों ने मुझे पहचान लिया तो मृत्यु निश्चित है। मृत्यु? आपने कोई अपराध किया है क्या आचार्य? चंद्रगुप्त ने हैरानी भरे स्वर में पूछा। चाणक्य एक पल सोच में पड़ गए।
धनानंद के दरबार में हुआ अपमान और अपनी शिखा को खोलने का दुख एक पल के लिए उनकी आंखों में झलक आया। अपने रोष को वश में करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रश्न का उत्तर दिया। अपराध धनानंद के मगध में सच एक अपराध के रूप में ही देखा जाता है, और जब मैंने राजा धनानंद का सच से सामना कराने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे अपराधी घोषित कर दिया और देश निकासा की सजा दे दी। लेकिन उनको नहीं ज्ञात कि अगर देश प्रेम एक अपराध है तो यह अपराध मैं मरते दम तक करता रहूंगा। ये बोलते वक्त चाणक्य का चेहरा गर्व से चमक रहा था। उसके बाद उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, एक रास्ता है जहां से हम मगध में प्रवेश कर सकते हैं। उस द्वार पे सुरक्षा सबसे कम रहती है। ऐसा कहते हुए दोनों मगध की तरफ बढ़ चले। चाणक्य जैसे जैसे मगध के करीब बढ़ रहे थे, अपमान के रोष के साथ पत्नी की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। मगध की सीमा के समीप ही एक जगह ठहरकर चाणक्य ने सीमा का मुआयना किया और पाया कि अब इस हिस्से पर भी सुरक्षा दुगनी कर दी गई थी। धनानंद के सैनिक अपने हाथों में तलवारें लिए अंदर जाने वाले हर शख्स से कड़ी पूछताछ कर रहे थे। यह देख चाणक्य को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सुरक्षा सिकंदर के खतरे को भांपते हुए बढ़ा दी गई थी या फिर उनकी चुनौती ने राजा धनानंद को सच में हिला दिया था। चंद्रगुप्त ने सीमा द्वार की तरफ देखते हुए पूछा, आचार्य, यहां तो बहुत कड़ी सुरक्षा है, इनसे लड़े बगैर अंदर प्रवेश करना मुश्किल है। चंद्रगुप्त की बात सुन चाणक्य कुछ सोचते हुए बोले, शस्त्र उठाना हर समस्या का हल नहीं होता चंद्रगुप्त। जब मुसीबत बुद्धिमानी से हल होने वाली हो तो शस्त्र उठाना मूर्खता है। यह कहकर चाणक्य ने वहां पास ही में दिख रही कुछ जड़ी बूटियों को पीसकर उनका लेप तैयार किया और एक वैद्य का भेष धारण कर चंद्रगुप्त को साथ ले मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गए। चाणक्य भी अन्य नागरिकों की तरह कतार में लग गए कि तभी एक सैनिक ने कतार में उनके आगे खड़े पुरुष को अचानक से कुछ पूछताछ के बाद बंदी बना लिया। यह किसी को समझ में नहीं आया कि उसका कसूर क्या था, लेकिन चाणक्य समझ गए कि यह जरूर किसी राज्य का कोई गुप्तचर होगा और शायद इसी की तलाश के लिए आज इतनी कड़ी पहरेदारी लगाई हुई है। लेकिन अब बारी थी चाणक्य की। इससे पहले कि वो सैनिक चाणक्य से कोई प्रश्न करता, उन्होंने उसके सामने लेप रखते हुए उसे नमन किया और बोले, इससे पहले कि आप मुझसे प्रश्न करें, मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने हाथ पर हो रहे इस घाव पर यह लेप लगा लें। मेरी चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा कह रही है कि अगर इस घाव का जल्दी ही उपचार नहीं किया गया तो यह घातक बन सकता है। आप एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक हैं और एक आचार्य होने के नाते मेरा प्रथम दायित्व है मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे सैनिक की हर संभव सहायता करना। चाणक्य की बात सुन वो सैनिक एक पल के लिए अचंभित रह गया, लेकिन उनकी आंखों में झलक रहे सत्य और करुणा के भाव को देख उसने बगैर कोई प्रश्न किए चाणक्य का धन्यवाद किया और उन्हें प्रवेश करने की अनुमति भी दे दी। अब चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ अपने घर के निकट पहुंच गए, लेकिन गली में मुड़ने से पहले ही अचानक उनके कदम ठहर गए। चंद्रगुप्त ने हैरान होते हुए पूछा, क्या हुआ आचार्य, आप यूं अचानक रुक क्यों गए? चाणक्य ने इधर उधर देखते हुए कहा, धनानंद के गुप्त सैनिक मेरे घर के आसपास हो सकते हैं, जो संभवतः मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो अब क्या करें आचार्य? चंद्रगुप्त ने कहा, एक उपाय है, तुम एक भिक्षुक के वेश में मेरे घर जाओ। अगर कोई सैनिक यहां पे पहरेदारी दे रहा होगा तो खुद ही पता चल जाएगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की तरफ देखते हुए कहा। चंद्रगुप्त ने हामी भरी और एक तरफ चल दिया। वो कुछ ही पलों में चाणक्य के घर के बाहर था। उसने हर तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां पे ऐसा कोई भी सैनिक या फिर गुप्त सैनिक नहीं दिखा। चंद्रगुप्त ने कुंडी खटखटाई और कुछ समय बाद यशोधरा ने दरवाजा खोला। यशोधरा का चेहरा चिंता में जैसे पीला पड़ चुका था। अपने स्वामी की कोई खबर न मिल पाने की चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी।
माता, कुछ भिक्षा मिलेगी? चंद्रगुप्त ने बड़े सहज अंदाज में कहा। यशोधरा का मन अंदर से विचलित था, लेकिन घर पर आए भिक्षुक को खाली हाथ तो नहीं भेज सकती थी। उसने एक मुस्कान के पीछे अपने दुख को छिपाया और चंद्रगुप्त को देखकर बोली, अवश्य पुत्र, घर में थोड़ा अनाज है, मैं लेकर आती हूं। फिर अचानक जैसे उसकी नजर चंद्रगुप्त के सूखे होठों पे पड़ी और उसने वो देखकर कहा, लगता है काफी देर से भटक रहे हो, तुम रुको, मैं अनाज और पानी दोनों लेकर आती हूं। ये बोलते हुए यशोधरा अंदर चली गई। चंद्रगुप्त यशोधरा की हालत देखकर हैरान था और साथ में चिंतित भी। यशोधरा की बनावटी मुस्कान के पीछे का दर्द चंद्रगुप्त को साफ नजर आ रहा था। कुछ ही समय में यशोधरा एक कटोरी में अनाज और पानी लेकर दरवाजे के पास आई तो सामने खड़े चाणक्य को देखकर खुशी से पागल हो गई। उसके हाथ से पानी का लोटा छूट गया। चाणक्य भी अपनी पत्नी को सकुशल देखकर खुश थे। दोनों की आंखों में आंसू छलक आए। आप कहां थे? आप, मैं कितनी चिंतित थी, कहां चले गए थे आप? और ये बच्चा, ये आपके साथ है? यशोधरा ने अचानक से जैसे प्रश्नों की बाढ़ सी लगा दी। अपनी चिंता जताते हुए चाणक्य बोले, लेकिन तुमको यहां नहीं आना चाहिए था यशोधरा। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों अंदर आए। यशोधरा ने हाथ के इशारे से थोड़ा समय मांगा और तुरंत देवी की मूर्ति को प्रणाम करते हुए उनका धन्यवाद किया। उसके बाद वो नम आंखों से चाणक्य और चंद्रगुप्त के सामने आ बैठी। चाणक्य ने अपनी पत्नी के सवालों का एक एक करके उत्तर दिया और धनानंद के दरबार में हुए अपमान और फिर चंद्रगुप्त के मिलने के बारे में सब कुछ विस्तार से बताया। और फिर अंत में कुछ सोचते हुए बोले, यशोधरा, मुझे लगता है कि ज्योतिष माध्वाचार्य की भविष्यवाणी सच होने वाली है। मैं राजा तो नहीं बना, लेकिन मैंने इस बालक को राजा बनाने का प्रण जरूर लिया है और मैं इसे पूरा करके रहूंगा। उनकी खुली शिखा देख यशोधरा बोली, मुझे विश्वास है कि इस खुली शिखा को बांधने का मौका आपको अति शीघ्र मिलेगा। यशोधरा अपने पति को अच्छे से जानती थी कि अगर वो किसी चीज को ठान लेते थे तो उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। वो भी अभी अपने पति के इस निर्णय में भागीदार थी। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उसे यही थी कि चाणक्य सुरक्षित थे, उसके पास थे, क्योंकि पूरे नगर और दूर गांव तक फैली अलग अलग अफवाहों ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। कुछ लोग तो कह रहे थे कि धनानंद ने किसी ब्राह्मण को मृत्युदंड की सजा सुनाई है, और कोई कह रहा था कि एक ब्राह्मण ने जब धनानंद का अपमान करने का साहस किया तो उसने उस ब्राह्मण को बंदी बना के कारागार में डाल दिया है। लेकिन आज सच को सामने से जानकर उसे तसल्ली थी। अपने पति को सुरक्षित देख उसे खुशी हो रही थी। रात को जब यशोधरा भोजन की तैयारी कर रही थी तभी चाणक्य रसोई में आए। उनके हाथ में एक प्याले में रखा गाढ़ा सा पदार्थ था, जिसे देखकर यशोधरा ने उत्सुकतावश पूछा, ये कैसी औषधि लेकर आए हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? औषधि नहीं, विष है ये सुनकर यशोधरा सन्न रह गई और संदेह भरे भावों में उसने पूछा, विष? लेकिन ये किस लिए स्वामी? ये चंद्रगुप्त के लिए है। एक बालक को जहर देने की बात जानकर यशोधरा के होश उड़ गए। उसे नहीं समझ आया कि चाणक्य ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक छोटे से बालक को इतना घातक जहर देने की बात क्यों कर रहे हैं वो?